नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन कानून पर कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है। कांग्रेस के साथ उनकी ही सहयोगी पार्टी जो एक पार्टी यानी एक विचारधारा की पार्टियों का एक संगठन यानी वामपंथी पार्टियों को छोड़कर और कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं है। सबकी अपनी अलग अलग मजबूरियां हैं, अलग अलग एजेंडे हैं, अलग अलग राजनीतिक फायदे नुकसान हैं और इसलिए कांग्रेस अलग थलग पड़ती नजर आ रही है। सोनिया गांधी की पुकार का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं वो नाकाम हो रहा है। प्रियंका गांधी घूम घूम कर प्रचार कर रही हैं कि नागरिकता संशोधन कानून से विशेष वर्ग को यानी मुसलमानों को बहुत नुकसान होने वाला है, उनके लिए खतरा होने वाली है। और इस चीज को लेकर दूसरी पार्टियां जो है अब ये सोचने लगी है कि इसका यानी नागरिकता संशोधन कानून का अगर हम कांग्रेस के साथ चल के विरोध करते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस उठा लेगी, वामपंथी पार्टियां उठा लेगी और हम लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। और उसके साथ साथ दूसरी और कई वजह हैं जिसके कारण जो सहयोगी पार्टी कांग्रेस के हुआ करती थी वो सहयोगी पार्टियां जो सीएए के विरोध में ऐसा लग रहा था कि पूरा विपक्ष एक है, वो विपक्ष में बिखराव नजर आ रहा है। और उसकी कई वजह हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग वजह हैं। और इन वजहों के कारण ये पता चलता है कि ये सीएए का यानी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कोई ऐसा मामला नहीं था जिसके कारण देश को कोई नुकसान होने वाला था और न ही किसी वर्ग विशेष को नुकसान होने वाला था, न ही मुसलमानों को डरना चाहिए था। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक मामला है और जिसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अलग अलग पार्टियां मोदी सरकार के विरोध में आई हुई थी। और वो विरोध का आधार जब सबके सामने आया और जब सबको इसका फायदा नुकसान दिखने लगा तो अलग अलग रुख अख्तियार करने लगे, अलग अलग दिशा में जाने लगे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि ये एक पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा था। इसमें देश हित, राष्ट्र हित, किसी वर्ग के हित की बात थी ही नहीं। ये सामाजिक मुद्दा से बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। और ये जो पार्टियां विरोध कर रही है वो कभी भी इसके लिए ये खुले मन से ये नहीं कह पाई कि हम जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा आधार ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जिन लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय हो रहा है, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनको हम शरण नहीं देने जा रहे हैं। क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून उन लोगों को शरण देने वाली है। नागरिकता संशोधन बिल उन प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देने वाली है। किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी इससे। लेकिन फिर भी ये लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये राजनीतिक पार्टियां कभी भी इस बात पे चर्चा नहीं करती है कि उन लोगों का क्या करना चाहिए। अगर ये विरोध करना ही था इनको तो इस बात के करते कि नागरिकता संशोधन विधेयक जो कानून बन चुका है उस कानून के लागू होने के बाद जिन लोगों को नागरिकता मिलेगी उनको नागरिकता दी जानी चाहिए या नहीं। अगर एक स्पष्ट शब्दों में ये बोल देते कि उनको नागरिकता नहीं दी जा सकती है क्योंकि वो जो लोग हैं वो घुसपैठिए हैं और वो वहां से अपनी मर्जी से आए हैं, उनके साथ कोई गलत नहीं हुआ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर अफगानिस्तान में गैर मुसलमानों के ऊपर किसी तरह का कोई अत्याचार नहीं हुआ है। अगर इनके अंदर ये ताकत है, ये हिम्मत है कि इस कानून का विरोध करने के लिए ये आधार बता सकें तो ये बात कहा जा सकता है कि एक सामाजिक मुद्दा है जिसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से विपक्ष में बिखराव होता दिख रहा है उससे यही लगता है कि ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग जगहों पे अपने फायदे के लिए इस कानून के विरोध का इस्तेमाल कर रहे थे। अब सबसे पहले हम चलते हैं ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी कांग्रेस को दरकिनार कर चुकी हैं, एक तरह से लात मार दी कि हम इसमें आपका सहयोग नहीं करेंगे और हम अकेले दम पर पश्चिम बंगाल में इस कानून का विरोध करेंगे, एनआरसी का विरोध करेंगे। आखिर ममता बनर्जी ने पहले जो स्टैंड लिया था वो स्टैंड से थोड़ा पीछे क्यों हटती नजर आ रही है? ममता बनर्जी पहले कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के साथ एनआरसी और सीएए का विरोध कर रही थी। वो लगातार इस बात को दोहरा रही थी। उनके जो मंत्री थे बंगाल के और उसके साथ साथ जो केंद्र में उनके सांसद वगैरह हैं वो इनकी बैठकों में शामिल हो रहे थे, प्रतिनिधि मंडल में जा रहे थे। लेकिन
अब वो अचानक से बदल गई। उनको लगने लगा कि कांग्रेस के साथ चलना उनके लिए ठीक नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? ये सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक नुकसान होना, क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की राजनीति कर रही हैं और पश्चिम बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस के साथ वो चुनाव नहीं लड़ सकती, वो दोनों के साथ एक गठबंधन नहीं बना सकती। अगर वो गठबंधन बनाती है तो लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस ये दोनों के कार्यकर्ता आपस में इस तरह से भिड़ जाएंगे कि फिर इन दोनों की स्थिति दो कौड़ी की हो जाएगी। और ये चीज ममता बनर्जी को समझ में आ गया है और इसलिए अब उनको लगने लगा है कि हमको जितना तेजी से, जितना तीव्र तरीके से भाजपा के साथ लड़ना है, उतने ही ताकत के साथ कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के साथ पश्चिम बंगाल में लड़ना है, क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी वहां पर एक साथ आ सकती है, दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन हो सकता है और ममता बनर्जी को हटाने के लिए ये दोनों एक मंच पे आ सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी इन दोनों के साथ भाजपा को हराने के लिए एक साथ नहीं आ सकती। ये तीनों का गठबंधन होना लगभग नामुमकिन है। ऐसे राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है जिसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे महाराष्ट्र में हो गया। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को लगता है कि अगर हम कांग्रेस के साथ चलते रहे तो हमारे हाथ से ये मुद्दा चला जाएगा। उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस की बैठकों में शामिल होते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि ये पूरा आंदोलन जो नागरिकता कानून के विरोध में, ये पूरा आंदोलन जो एनआरसी के विरोध में चलाया जा रहा है, इस आंदोलन की अगुवाई कांग्रेस कर रही है और ये पार्टियां उनको सहयोग दे रही है। तो इसके कारण ममता बनर्जी पहले से ही इसके खिलाफ चली गई कि कांग्रेस के साथ हम नहीं जाएंगे, कांग्रेस की बैठकों में नहीं जाएंगे और हम अकेले दम पर लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनके साथ जाएंगे तो उसके बाद सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान इन्हीं को मिलेगा। तो इसके कारण ममता बनर्जी ने दूरी बना ली है। दूसरी बात है मायावती की। मायावती पहले से ही इस कानून में बहुत ज्यादा कमियां ढूंढ नहीं रही थी। थोड़े बहुत अब राजनीतिक विरोध है तो राजनीतिक विरोध करना तो एक राजनीतिक पार्टी का अपना अधिकार और कर्तव्य होता है, वो करेंगे ही। लेकिन फिर भी मायावती ने इस बीच जब सीएए के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, उस समय भी जब उनके एक दलित नेता चंद्रशेखर मंच पे आते हैं और हंगामा करते हैं तो उस दलित नेता का भी विरोध मायावती ने किया था। इसके साथ साथ उस समय जब पूरा हंगामा चल रहा था और राजस्थान में एक मुद्दा आया बच्चों की मौत का, तो उस समय सारी जो विरोधी पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं यहाँ की, जो केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ हर एक छोटे मोटे मुद्दा ढूंढती रहती है, वो पार्टियां चुप बैठी हुई थी, वो कांग्रेस के पीछे पीछे चल रही थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अगर कांग्रेस की सरकार में अगर ऐसी बड़ी घटना होती है तो उसके लिए भी विरोधी पार्टियों को, दूसरे जो राजस्थान में विपक्षी पार्टियां हैं, उन लोगों को उसके खिलाफ आना चाहिए और कम से कम ये मुद्दा उठाना चाहिए था। लेकिन सारे चुप थे। उस समय भाजपा के अलावा एक पार्टी ने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया इस बात के लिए, वो थी मायावती। मायावती ने कहा कि आखिरकार प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश के अलावा और कुछ दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश में पीड़ितों से मिलती रहती हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से बाहर जाने से कतराती हैं। अगर उनके प्रदेश, उनके जो शासन जहां पर है उनकी पार्टी का, वहां पर इतनी बड़ी घटना हो गई है, अभी तक वो एक पीड़ित से मुलाकात करने के लिए नहीं गई है। यही नहीं, प्रियंका गांधी के अलावा अशोक गहलोत के खिलाफ भी उन्होंने बयान दिया और बताया कि अशोक गहलोत को इस्तीफा दे देना चाहिए। जैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है और जैसे असंवेदनशील तरीके से अशोक गहलोत ने बयान दिए हैं, उसके बाद उनको नैतिक अधिकार नहीं है कि वहां की सरकार में बने रहें। ये सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां पर जहां पर ये घटना घट रही थी, राजस्थान में बसपा के 6 विधायकों को कांग्रेस ने अपने में शामिल कर लिया था और कांग्रेस, जिसको भाजपा ने बिना कंडीशन का, बिना कोई शर्त का समर्थन दिया था, उन्होंने इनकी पार्टी को खत्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और इसके लिए बार बार मायावती कांग्रेस के खिलाफ बोलती हैं, वो बताती हैं कि ये बिल्कुल ही धोखेबाज पार्टी है, ये इस पर किसी तरह का कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस जगह पर हमने बिना शर्त का इनको समर्थन दिया, वहां भी हमारी पार्टी को इन्होंने हड़प लिया, खत्म कर दिया। तो ऐसी स्थिति में मायावती क्यों उनके साथ जाए? तो तीसरे नेता जो अभी क्रांतिकारी नेता हैं आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, तो आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी नेता अरविंद केजरीवाल भी इस मुद्दे से दूरी बनाए हुए हैं। उनके सबसे बड़ी वजह दिल्ली में होने वाला चुनाव है, जिसमें उनको लगता है कि अगर चुनाव के समय हम सीएए का विरोध करते हैं
तो इसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। और इसलिए इस विरोध प्रदर्शन में भी वो उनके साथ नहीं है, कांग्रेस के साथ नहीं गए थे। इससे पहले जब कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल, जो विपक्षी पार्टियों का प्रतिनिधि मंडल था और कांग्रेस उसकी अगुवाई कर रही थी, ये लोग जब राष्ट्रपति से मिलने के लिए गए थे इस कानून को वापस लेने के लिए, उस समय भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने उनका साथ नहीं दिया था और अरविंद केजरीवाल चुपचाप बैठे हुए थे, देख रहे थे। इसके पीछे के सबसे बड़ा कारण यही दिल्ली विधानसभा चुनाव है और उनको लगता है, इस बात की जानकारी है कि इस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलने वाली है और जैसे ही हम मुंह खोलेंगे, इसके खिलाफ कुछ आवाज उठाएंगे, तो फिर इसका दुगना असर हमारे ऊपर पड़ेगा। और जो जिस तरह से दिल्ली में इसके खिलाफत करने वाले लोग, इसके विरोध में आए लोगों ने तांडव मचाया है, हिंसा फैलाई है, बसों को फूका है, उसका सारी जिम्मेदारी उसकी हमारे ऊपर चली जाएगी और इस डर से वो भी इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो ये इनके अलावा जो सबसे मेन बात है वो है मुख्य बात उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पे सहमति बनी थी। उद्धव ठाकरे ने लोकसभा में समर्थन किया, राज्यसभा में विरोध किया, फिर भी जब ये बैठक हुई तो उद्धव ठाकरे का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हो रहा है और उद्धव ठाकरे इस बात से नाराज हैं कि उन्हें बताया ही नहीं गया कि हमारे साथ ये बैठक में शामिल हों। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने ये मान के रखा है कि अब ये हमारी सहयोगी पार्टी है, इन्हें निमंत्रण दो ना दो, इन्हें बुलाओ ना बुलाओ, ये अपने आप चले आएंगे। ये हमारे कोई बाहर के लोग नहीं है, हमारे गठबंधन के लोग हैं। और उद्धव ठाकरे ने अपनी स्थिति इतनी कमजोर कर ली है जिसके कारण ऐसा उनको लगने लगा है कांग्रेस को कि इनको बुलाने की जरूरत ही नहीं है, बिना बुलाए मेहमान की तरह ये चले आएंगे। तो ये सारा जो मामला है वो राजनीतिक है और सीएए के खिलाफ में चल रहे इस आंदोलन का आधार किसी भी स्तर पर राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ नहीं है, न ही लोगों के हित से जुड़ा हुआ है और न इससे अल्पसंख्यकों को जड़ना चाहिए, मुस्लिमों को भय पैदा होनी चाहिए मुस्लिमों के अंदर। ये पूरा का पूरा मामला एक राजनीतिक है और सब लोग राजनीतिक फायदा उठाने के चक्कर में लगे हुए हैं। इसलिए सोनिया गांधी की बैठक में मायावती, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, उद्धव ठाकरे कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग इसका अपना अलग अलग राजनीतिक फायदा देख रहे हैं और अलग अलग तरीके से इस पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सबको अपने अपने स्तर पर राजनीतिक फायदा हो और कांग्रेस को इसका फायदा न मिल सके, जिसके कारण ये पूरी जो विपक्ष की व्यवस्था है, जो विपक्ष एकता की बात की जा रही है और जो बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, वो एक ढोंग है, नाटक है, नौटंकी है। और ये इस नौटंकी का पर्दाफाश एक बैठक ने कर दी है, जिसके बाद अब ये कहने का कोई नैतिक आधार नहीं बनता है कि मोदी सरकार के इस फैसले से सारे लोग खिलाफ हैं, सारे लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुसलमानों को नुकसान होगा। इस मुद्दे से मुसलमानों को नुकसान होगा, मुसलमानों को इससे डर पैदा होगा। लेकिन डर पैदा होने की वजह भी यही लोग हैं, इन्हीं लोगों ने डराया है, इन्हीं लोगों ने धमकी दी है और इन्हीं लोगों ने ऐसा माहौल क्रिएट किया है जिससे कि एक अव्यवस्था की स्थिति, अराजकता की स्थिति कुछ जगहों पर पैदा हो गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।